हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन होगा वह जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी से संबंधित 3 शॉर्ट नोट्स से संबंधित हमारा मॉडल आंसर होगा। आज की इस वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्न का शॉर्ट नोट्स डिस्कस करूंगा। ये तीनों प्रश्न हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आज मॉर्निंग में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया गया था। उसी का मैं मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ISPC सेंटर के द्वारा डेली टास्क के आधार पर मॉडल आंसर को डिस्कशन किया जा रहा है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से को ज्वाइन कर लें और वहां पर डे जो प्रश्न दिया जा रहा है उसका आंसर आप लिखें और शाम को जो मॉडल आंसर अपलोड किया जाएगा उससे आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं ताकि आपकी आंसर राइटिंग की जो स्ट्रेंथ है उसमें वृद्धि हो सके और अच्छी आंसर राइटिंग लिखना आप सीख सकें। तो आइए संक्षिप्त टिप्पणी पर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने से पहले एक जो सबसे जरूरी बात जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा में संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे तो एक प्रश्न के लिए आपको लगभग 5 मिनट 4 से 5 मिनट का आपको समय मिलेगा एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए। तो इसी को ध्यान में रखकर आप अपने शॉर्ट नोट्स लिखने की प्रवृत्ति अभी से ही डेवलप करें। जैसे 3 शॉर्ट नोट्स में जो आज हमारा पहला प्रश्न है, देखिए ये तीनों जो प्रश्न होंगे वह NCERT इंडियन पॉलिटी का क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट संविधान, उससे संबंधित है। उससे 3 शॉर्ट नोट्स का मैं डिस्कस करूंगा। पहला शॉर्ट नोट्स है संविधान क्या है, संविधान के महत्व को बताएं। एकदम आसान प्रश्न है लेकिन प्रश्न के 2 सेक्शन हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसका बताना है कि संविधान का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप संविधान क्या है का उत्तर देंगे, उसके बाद संविधान के महत्व को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग से इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन लिखने की यहाँ पर अलग से आवश्यकता नहीं है। आप चाहेंगे तो संविधान क्या है इसी को आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का होना आवश्यक है। वे सभी नियम जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सत्ता का वितरण एवं प्रयोग किया जाता है संविधान कहलाता है। यानी कि संविधान क्या है इसके लिए अलग से पैराग्राफ हमने नहीं बनाया, बल्कि इंट्रोडक्शन में ही फर्स्ट लाइन हमने इंट्रो के रूप में लिख दिया और सेकंड लाइन जो है वहां पर संविधान को हमने डिफाइन कर दिया। बस पहला सेक्शन जो है खत्म हो गया। क्योंकि शॉर्ट नोट से 4 से 5 मिनट में आपको उत्तर लिखना है तो 4 मिनट में आप कितना लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। ये जो बेसिकली डिफिनीशन है, वे सभी नियम जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सत्ता का वितरण एवं प्रयोग किया जाता है संविधान कहलाता है। यह बेसिकली डाइसी का स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन आप इसे मत लिखिए, लेकिन आप सीख लीजिए कि डाइसी का यह स्टेटमेंट है। कहीं लॉन्ग प्रश्न में अगर डिफिनीशन देना हो तो आप लिख सकते हैं डाइसी के अनुसार संविधान की यह परिभाषा है। ठीक है, तो हो गया पहला पैराग्राफ, संविधान क्या है। अब संविधान का महत्व क्या है उसे देखते हैं। यह NCERT में एकदम हेडिंग के जरिए दिया हुआ है, संविधान का क्या महत्व है। वहां पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं संविधान के महत्व को लेकर। आपने पढ़ा होगा तो उसे ध्यान दिया होगा। संविधान का महत्व क्या है, तो निम्नलिखित रूपों में संविधान के महत्व को समझा जा सकता है। पहला, समाज में तालमेल बढ़ाने एवं समन्वय बनाए रखने हेतु संविधान का होना महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि भारतीय समाज है वह चूंकि विविधता से भरा भारतीय समाज है, यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। तो इनमें एक किस प्रकार से समन्वय की भावना को स्थापित किया जाए, इन सभी धर्मों के बीच, सभी जाति के लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, यह सुनिश्चित करने का काम हमारा संविधान करता है। इसीलिए संविधान का इंपॉर्टेंस है कि समाज में वह समन्वय बनाए रखे। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य कार्यों का बंटवारा करना। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के बेसिकली 3 अंग हैं। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो इन तीनों का क्या काम होगा? जैसे विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना, कानून बनाना विधायिका का काम है। कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है और कानून
लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये सारे काम न्यायपालिका का है। तो कैसे इनके बीच कार्यों का डिवीजन हो, कार्यों का बंटवारा हो, ताकि एक दूसरे के बीच इनमें संघर्ष की स्थिति ना हो, यह सुनिश्चित करने का काम हमारा संविधान करता है। यानी कि संविधान का दूसरा महत्व है कि संविधान के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य कार्यों का उचित बंटवारा करे। ठीक है। तीसरा महत्व है सरकार की सीमाओं का निर्धारण करना। सरकार की सीमाओं का निर्धारण करना यानी कि राज्य सरकार किन क्षेत्रों तक कार्य कर सकती है, संघ सरकार किन क्षेत्रों तक कार्य कर सकती है, उनकी सीमा का निर्धारण करना। एक व्यक्ति की सीमा का मतलब व्यक्ति कहाँ तक अपना कार्य करने में सक्षम है, उसके बाहर जो उस पर लिमिटेशन होती है वह लगाने का कार्य संविधान करता है। जैसे संविधान, अगर आपने 7वीं अनुसूची, अगर आपको ध्यान में होगा तो 7वीं अनुसूची में आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार की सूची का वर्णन किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है। यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि वैसे विषय जो राष्ट्रीय हित के होंगे, जिसका इम्पैक्ट पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय मामले से संबंधित विषय होंगे, उस पर कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। उस पर राज्य कानून नहीं बनाता। यानी कि राज्य की लिमिटेशन है कि वह राज्य के जो उसका भूभाग है उसी के अंतर्गत आने वाले विषय पर कानून बनाएगा राज्य, उससे बाहर का कानून नहीं बना सकता। यानी कि राज्य पर सीमा कौन लगाया है? हमारा संविधान 7वीं अनुसूची। ठीक है। तो सरकार की सीमाओं का निर्धारण करना। अगला है नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करना। आप जानते हैं कि संविधान के द्वारा हमें कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। जैसे मौलिक अधिकार अगर आप देखेंगे तो संविधान के द्वारा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। हमें स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया है, पूरे भारतवर्ष में घूमने की स्वतंत्रता है, रहने की भी स्वतंत्रता है, कई प्रकार की चीज़ों की यहाँ पर हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये अधिकार हमें कौन प्रदान करता है? यह अधिकार हमें भारतीय संविधान प्रदान करता है। और भारतीय संविधान का अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना भारतीय संविधान का यह एक इंपॉर्टेंस है। अगला, संविधान की आकांक्षाओं और लक्ष्य को निर्धारित करना। हमारा क्या लक्ष्य है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, ये सभी लक्ष्य है। और ये सभी लक्ष्य की कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? तो संविधान जब आप पढ़ेंगे प्रस्तावना, तो संविधान में स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में लिखा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जब आप डीपीएसपी देखेंगे तो डीपीएसपी में भी आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के ये सारे महत्वपूर्ण उसके महत्व है भारतीय संविधान का, ये सभी पॉइंट जो है वह महत्व को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। तो चूंकि 5 मिनट में लिखना, हमने 5 पॉइंट सिर्फ एक एक लाइन के रूप में हमने 5 पॉइंट यहाँ पर बना दिया था। अब अंतिम में आपको निष्कर्ष लिखना आवश्यक है, इसलिए हमने लिख दिया कि निष्कर्षता स्पष्ट है कि संविधान किसी भी देश के अंतर्गत लिखित कानूनों का शासन होता है, संग्रह होता है। इसे करिए, लिखित कानूनों का यहाँ पर संग्रह कर दीजिए। संविधान कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे ब्रिटेन में अलिखित भी है, लेकिन आप अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो भारत का संविधान जो है वह लिखित कानूनों का एक संग्रह है। यह राष्ट्र की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य करता है। हमने कई सारे आर्टिकल में बताया सामाजिक न्याय, पूरा आप डीपीएसपी देखिएगा भारतीय संविधान का पूरा सामाजिक न्याय पर आधारित है। ठीक है। तो इसके अलावा भी देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स से संबंधित कई सारे अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं से संबंधित कई सारे अधिकार दिए गए हैं, माइनॉरिटी से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास किया। अब आइए आज का जो दूसरा प्रश्न है शॉर्ट नोट्स का, यह भी जो प्रश्न है वह उसी एनसीईआरटी क्लास 11th की पहले चैप्टर से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न है, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? यानी कि क्या भारतीय संविधान में सारी विशेषताएं जो है वह दूसरे देशों से कॉपी की गई है? इसे आपको यहाँ पर बताना है। आइए इसका संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारतीय संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान लिखित है, किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा लिखा गया है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान में आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आप अन्य देशों के से तुलना करेंगे तो वहाँ पर कम अनुच्छेद वगैरह है। जैसे आप यूएसए का अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो यूएसए में अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 7 से 8 वहाँ पर
आर्टिकल हैं। अगर आप कनाडा, चाइना वगैरह का देखेंगे तो 147 के आसपास वहाँ पर आर्टिकल है। ये ठीक है, फैक्चुअली आप इसे देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत बुक में सारे दिया हुआ है, हो सकता है कि एरर हो, लेकिन यहाँ से कम है, ये तो कन्फर्म है। सबसे ज़्यादा आर्टिकल आपको भारतीय संविधान में ही देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत के पास है। संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान निर्माण के पूर्व विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था, तत्पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण यहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में की गई है। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से ली गई है, इसे यहाँ पर देखिए। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा, संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां, ये दोनों जो है वह कनाडा से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी देखेंगे तो आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस देखेंगे तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा है वह फ्रांस से लिया गया है। और अगर अमेरिका आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है वह भी अमेरिका से लिया गया है। तो यह सत्य है कि कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो कई देशों से लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी अंतर, जैसे आप देखेंगे अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो भावना है वह अमेरिका में कहीं अधिक सशक्त और भारत में की तुलना में वह अधिक सशक्त है। यानी कि अमेरिका से हमने कॉन्सेप्ट को भले लिया, लेकिन यहाँ की जरूरतों के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज लाकर उसे हमने यहाँ पर सेटअप किया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के प्रारूप में भी देखिएगा तो अंतर मिलेगी। जैसे ब्रिटेन में 2 सदन होती है, जैसे भारत में है ना लोकसभा और राज्यसभा, भारत में लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इन दोनों में भी अंतर है। ऐसा नहीं है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पूरा कॉपी किया हुआ है हाउस ऑफ राज्यसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स का पूरा कॉपी है लोकसभा, नहीं। हाउस ऑफ कॉमन्स में देखिएगा तो वहाँ कई सदस्य ऐसे हैं जो वंशानुगत के आधार पर चुने जाते हैं। एक बार अगर उनके घर से कोई सदस्य बन गया तो उसका जो मतलब उसके वंश वाले होते हैं वे वहाँ के ऑटोमेटिक सदस्य बन जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रॉपर वे में 5 वर्ष पर आपको चुनाव कराना पड़ेगा, आपको चुनाव में लड़ना पड़ेगा और अगर जीत कर जाते हैं तब आप सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो कई सारे एज हमने संसदीय व्यवस्था को भले वहां से लिया, लेकिन यहाँ का संसदीय व्यवस्था और वहां के संसदीय व्यवस्था में कई सारे भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो यह नहीं कह सकते कि एज हमने वहां से कॉपी कर लिया है। ठीक है, यह सत्य है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ विदेशी स्रोत हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने अक्षरशः स्वीकार न कर इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया है। वहीं अगर दूसरी तरफ भी, इसलिए हम नहीं कह सकते कि पूरा हमने कॉपी कर लिया और उधार का थैला है। दूसरा पॉइंट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्तमान संविधान के लगभग 2/3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से संकलित किए गए हैं, यानी कि अधिकांश जो प्रावधान है वह भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, उससे हमने कॉपी कर लिया है। तो यह नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ दूसरे देशों के संविधान को कॉपी किया है, उसे चेंज किया है और यहाँ के परिस्थितियों के अनुकूल उसे हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, अतः निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो अतः भारतीय संविधान उधार का थैला ना होकर भारतीय संविधान निर्माताओं के श्रम व उनके समन्वय का प्रतीक माना जा सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस में यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन फिनिश कर दिया है। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखना है। ठीक है, आज हमने 3 प्रश्न दिए थे शॉर्ट नोट्स के लिए। आइए तीसरे प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न तुलनात्मक रूप में आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान की विशेषताओं को बताएं, यानी कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, इसे आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर ऐसे पॉइंट हैं तो आप संविधान को एक सेंटेंस में आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, संविधान लिखित नियमों व कानूनों का संग्रह होता है। संविधान के माध्यम से किसी देश के लक्ष्य, किसी देश के आदर्श, किसी देश के नागरिक अधिकार आदि सुनिश्चित होते हैं, यानी कि किस देश का क्या लक्ष्य है। जैसे हमारे संविधान में क्या चर्चा किया गया, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, तो वह धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान को प्रदर्शित कर रहा है। डीपीएसपी में आप देखें
देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी कि हमारा सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो संविधान के माध्यम से देश का क्या लक्ष्य, देश का क्या आदर्श और नागरिक अधिकार किस प्रकार के प्रदान किए गए हैं वह सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। अब तुरंत हम लोग प्रश्न पर आएंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की कई सारी विशेषताएं हैं, उसे हमने संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिखने का प्रयास किया, चूंकि शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, लिखित, निर्मित व विशाल संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान माना जाता है। यह जो लिखित संविधान है, यहाँ पर हर एक प्रावधान जो है वह लिखित है, लिखा गया है। निर्मित है, संविधान निर्माताओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और विशाल संविधान है क्योंकि यहाँ के संविधान में विश्व के सबसे ज्यादा आर्टिकल देखने को मिलते हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां यहाँ के संविधान में देखने को मिलती है। अगला अगर विशेषता देखें तो मौलिक अधिकार दूसरा प्रमुख विशेषता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में आप देखेंगे तो 12 से 36 तक के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान समय में भारतीयों को प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल अगर आप 14 से 18 तक देखेंगे तो समानता का अधिकार या समता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 आप देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 से आप 24 तक देखेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक देखेंगे तो धर्म संबंधी स्वतंत्रता को लेकर अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद 29-30 देखेंगे तो माइनॉरिटी को कुछ अधिकार दिए गए हैं। 31 जो है पहले यहाँ पर स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार था लेकिन उसे अब समाप्त कर दिया। और आर्टिकल 32 आप अगर देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान समय में भारतीयों को प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक में। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। भारत का प्रारूप किस प्रकार है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। यहाँ जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, जो यहाँ पर पद है वह निर्वाचित होते हैं, इसीलिए इन्हें गणराज्य कहा जाता है, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब ब्रिटेन में देखिएगा कि राजा जो होता है वह वंशानुगत बनता है राजा, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद है वह निर्वाचित होता है। अगला संसदीय शासन व्यवस्था है। अब जानते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 एवं 75 में केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था को उपबंध करता है और आर्टिकल 163 और 164 में राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था का उपबंध करता है। तो यह है संसदीय शासन व्यवस्था। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब हो गया ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शक्तियों का जो विभाजन हो कई सारे यूनिट पर हो। जैसे यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है सेंटर और स्टेट के बीच में, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है। राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य बनाएंगे, केंद्र सूची के विषय पर कानून सेंटर बनाएगा, और वैसा विषय जो दोनों के बीच वाली स्थिति में हो उस पर भी कानून सेंटर भी बना सकती है, कुछ अपवाद स्वरूप राज्य भी बना सकती है। ठीक है, लेकिन वो सारे अपवाद हैं। मौलिक रूप में देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला है मौलिक कर्तव्य। आप देखे होंगे कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A में देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीयों को प्रदान किए गए हैं, 11 मौलिक अधिकार। जब अगर आप प्राइमरी लेवल पे देखें तो 10 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 86वें संशोधन के द्वारा एक शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और वह मौलिक कर्तव्य बना। अगला है आपात उपबंध, आपातकालीन संबंधी प्रावधान। या भाग 18 में देखेंगे कि 352 से लेकर 360 तक का जो आर्टिकल है वह आपात उपबंध इमरजेंसी से संबंधित है। अगला है एक हरी नागरिकता, यानी कि हमें जो है वह सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। अगला है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, या आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की कई सारी विशेषताएं हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। निष्कर्षता स्पष्ट है कि कई विशिष्टताओं से युक्त भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं अनोखा संविधान है। बस यहाँ पर एक सेंटेंस में हमने निष्कर्ष को लिख दिया। अगर देखिए शॉर्ट नोट्स आप लिखते हैं तो आप शब्द की जो सीमा होती है उसको ध्यान रखें, क्योंकि आपको 4 से 5 मिनट में एक आंसर आपको लिख देना है। तो हमने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमने एक लाइन में 1 से 2 सेंटेंस में हमने इंट्रोडक्शन और एक सेंटेंस में हमने उसका कंक्लूजन लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि शॉर्ट नोट्स लिखने की जो प्रवृत्ति
स्थिति है वो आपके अंतर्गत धीरे धीरे विकसित होती चली जाएगी, और जब मेंस एग्जामिनेशन होगी तो आप इस स्थिति में होंगे कि आप अपने खुद से आंसर लिख सके। लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली का टास्क दिया जा रहा है उस चैप्टर को आप लोग पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिया जाता है उसे लिखने का प्रयास करें, और जो मैं मॉडल आंसर डिस्कस करता हूं उससे आप मिलाएं, और जो नए पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसे अपने नोट्स में उसे अपडेट कर लें, तभी जाकर यह जो सेशन है वह आपके लिए फायदेमंद साबित हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन का टास्क आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और निरंतर आप इसे फॉलो करते रहें। जो भी आपके फ्रेंड्स इस ग्रुप से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनको इस बारे में जानकारी प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़कर अपने भविष्य को उज्जवल और साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।